मुल्क भर में सियासी एतबार से हालात साजगार नहीं हैं। कहीं किसान परेशान हैं तो आवाम महंगाई से दो चार है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीएस जनता दल सेक्युलर के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जफरुल्लाह खान। बताइए खान साहब, जो कौमी सतह पर मरकज़ी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ख़ासकर मोदी टू जो चल रहा है, इन हालात को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को किसानों की हैसियत को समझना चाहिए, किसानों की अहमियत को समझना चाहिए। माना कि मेरे पास दौलत होएगी, 2-5 मुल्कों की करेंसी भी रखता होएगा, सोना चांदी तो हो सकता है हर किसी के घर में, लेकिन पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए। रोटी पैदा करने वाला किसान आज पूरी तरह टूटा हुआ है, बेबस हो गया है, मजबूर हो गया है। इस 1 साल के 4 सीज़न में उसने चारों सीज़न फेस किया है। ठंडी में बैठा रहा, गर्मी में बैठा रहा, बारिश में बैठा रहा और गर्मी में बैठा रहा किसान। उस पर रहम नाम की चीज़ नहीं है। आज नौबत किसानों की इतने हद तक गुजर गई है कि उनको बदनाम करने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है हुकूमत। यहाँ तक कि जब उनका बस नहीं चला तो गाड़ियाँ चला के उनकी जानें ली जा रही है। मैं तहे दिल से हर हिंदुस्तानी को किसान के साथ खड़ा रहना चाहिए। आज की तारीख में किसान है तो देश है। इसके लिए अगर किसान की मांगे नहीं मानती है सरकार तो बहुत बड़ी भूल कर रही है। 1-2 ट्रेल तो ऑलरेडी किसान दे चुके हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह में टाइटल बता चुके हैं। अब उनका कहना है कि यूपी में प्रवेश करेंगे। अगर यूपी में प्रवेश करते तो फिर सारी पिक्चरें सामने आ जाएंगी। कर्नाटका की सियासत में जो है आप बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे हैं। अभी कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस को तकरीबन 1.5 साल का अरसा बाकी है। तो इस सिलसिले में जेडीएस चूँकि बीजेपी और कांग्रेस के बाद बड़ी पार्टी है, क्या स्ट्रैटेजी बनाए हुए है? क्योंकि मुसलमानों के वोटों पर तमामी पार्टियों की नज़र है। 2 बड़े पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, हमने हाथ फैलाते हुए किसी के पास नहीं गए। वो बड़े पार्टियां तो हमारे दरवाजे पे आए थे भीख मांगने के लिए। भले हमारे नंबर कम रहे लेकिन इख्तिदार का हक तो हमको ही मिला, क्योंकि हम असल हकदार थे। लेकिन उनकी शरारत और थी जो उन्होंने फिर से हमको घायल कर दिए। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, अभी बस हो गया ये कुमार स्वामी का सरदर्द, थोड़े दिन का इनका सुनो उनका सुनो, इसकी पार्टनरशिप उसकी पार्टनरशिप से तंग आ गए हम लोग। अब किसी का साथ नहीं, अब हम किंग मेकर नहीं, अब हम किंग बनना चाहते हैं। इसलिए कि सेंट्रल के दोनों पार्टियों से लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। एक से तो नाउम्मीद हो चुके हैं और एक का जुल्म तो हद से ज़्यादा हो गया है। तो इस दोनों की फ़ायदा अगर ये है कि अवाम के पास थर्ड ऑप्शन तो जनता दल सेकुलर पार्टी है, जो हर कौम को हर मज़हब को साथ लेके चलती है। तो जाहिर है आने वाले चुनाव में अगर इसी तरीके से हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह के बाद में मुझे ये यकीन है कि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस रियासत में बनेगी और हम लोग इक़्तिदार में आएंगे। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शंस में आपने ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम से पॉलिटिकल अलायंस किया था। क्या आने वाले इंतखाबात में भी कोई पॉसिबिलिटी है कि ओवैसी की एमआईएम से इत्तेहाद किया जाए या पॉलिटिकल अलायंस किया जाए? वक्त से पहले बड़ी बातें करना, अपने आप में ऊंचा बताना या किसी को नीचा बताना, इसको मगरूरी कहते हैं। सर, जेडीएस पार्टी के ताल्लुक से कहा जाए तो 2018 इलेक्शन से पहले तकरीबन 2.5 साल पहले यहाँ पर बेंगलुरु के मकामी एमएलए ज़मीर अहमद ख़ान की क़ियादत में तकरीबन 7 एमएलएज़ कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसको गिराने में लोटस ऑपरेशन का शिकार कुछ एमएलए हुए थे जेडीएस के, और अब एक और जेडीएस का बड़ा लीडर बीजेपी में जाने की बात कर रहा है। तो इन चीज़ों से आप क्या देखते हैं? जेडीएस से बहुत सारे लीडर्स जो है निकलते जा रहे हैं और जेडीएस कमज़ोर होती जा रही है। अभी मुझे एक बात बताए, ये खिलौने की फैक्ट्री होती है जहाँ ऐसे कई खिलौने बनते हैं, कितने खिलौने निकल जाने से क्या फैक्ट्री बंद हो जाएगी? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब आप भी, ये फैक्ट्री है ये। ऐसे कई खिलौने तैयार हुए और बाजार में चले गए बिकने के लिए।
लेकिन फैक्ट्री अपनी जगह सलामत है और ये रहेगी। ये फैक्ट्री कभी कमज़ोर नहीं हो सकती है। हाँ, क्यों जाते हैं अगर ये आपका सवाल है, तो भाई इस मुल्क में आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हक है, वो कहीं भी जा सकते हैं। आप देखो चाहे कोई जानवर का बच्चा देखो या कोई परिंदे के बच्चे को देखो, जैसा उसमें थोड़ी-सी जान आती है तो वो फड़फड़ा के उड़ने लगता है और चलने दौड़ने लगता है। तो उसमें से चंद एमएलए चले गए तो जनता दल को कौन-सा फ़र्क पड़ने वाला है? उनको जहाँ सहूलत है, हाँ, बशर्त सवाल ये पैदा होता है कि ये जनता दल छोड़ के जाने के बाद में वो लोग कितने सुखी हैं, उनका कद बढ़ा है या घटा है, ये बात गौर करने वाली है। तो उनसे पूछो कि उनके कदम क्यों छोटे हो गए, क्यों फ्रस्ट्रेशन में दूसरे पार्टियों में जो जनता दल में खुलेआम एकदम में खुश मिजाजी से ये लोग जो सांस लेते थे, आज उनको घुटन क्यों महसूस हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर अब जो है हम देखते हैं कि पिछली मर्तबा जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत, उस वक्त उससे पहले साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी ने मुसलमानों से वादा किया था कि एक मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। क्या वो नरेंद्र मोदी जैसा जुमला था? ऐसा सवाल है आवाम का। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये एक कमिटमेंट था कि अगर हमारी पार्टी वन साइड यानी पूरी तरह मेजॉरिटी में हमारी गवर्नमेंट आती है, तो इनके दिली तमन्ना थी कि एक तारीख लिखी जाए हिंदुस्तान में कि कर्नाटका में एक डेप्यूटी सीएम मुसलमान को बना सकते हैं। ये देवेगौड़ा जी की सोच थी, ये कुमारना की जहनीत थी, लेकिन वादा जुमलेबाजी नहीं थी, है एक सोच थी। बदकिस्मती से हमको मेजॉरिटी नहीं मिली और जिन मेजॉरिटी के साथ में हमने हाथ मिलाया, वो लोग ने पहले कहा अनकंडीशनल सपोर्ट, फिर वो लोग बदल गए, बोले ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको नहीं बनाना, उसको नहीं बनाना। एंड ऑफ द डे हमारा गवर्नमेंट में शेयर रह गया 30% और वो लोग ले गए 70%। तो जो गैर जमातें जो हम पे सवाल उठाते हैं, वो लोग पूछते हैं कि फारूक को क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाए, तो मैं पूछता हूं कि कांग्रेस वालों के पास 70% शेयर था गवर्नमेंट का, तो वो क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाए? हमारे पास तो 30% था। सदका कम और शैतान ज़्यादा थे, किसको तबर्रुक बांटते और किसको नहीं हो सका। अगर इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगर पूरी बहुमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, सारी मेजॉरिटी के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी बन रही है और हमारी सरकार बन रही है और उसमें अगर हमने हिस्सा लिया है, मेहनत किया है, तो हम अपना हक मांगेंगे ज़रूर और इनको देना पड़ेगा कोई भी कीमत पे, और उम्मीद भी है कि ये लोग देंगे। अब आखिरी सवाल सर, जेडीएस जो है पहले भी रियासत में इक़्तिदार में रही और कोएलिशन गवर्नमेंट के दौर में भी जो है इक़्तिदार में रही। एक बड़ा सवाल ये होता है ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के कि जो जस्टिस सच्चर की कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थे और जस्टिस मिश्रा कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे, उन पर अमल क्यों नहीं किया गया, जबकि जेडीएस ने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो इनका निफाज करेंगे, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर नहीं देखा गया। क्या आप मानते हैं कि हम इक़्तिदार में आ गए थे? हम थे पावर में? भाई हम लोग पार्टनर थे। कोई एक गवर्नमेंट में 40-60% थे, कोई एक गवर्नमेंट में हम लोग 50-50 में थे, तो कोई एक गवर्नमेंट में हम लोग 30-70 पार्टनरशिप में थी। जब हम लोग 100% पावर में आए ही नहीं, एक ही बार तो आए थे 100% पावर में 1994 में, तो उस टाइम पे देवेगौड़ा जी ने मुसलमानों का हक अदा कर दिया 4% रिजर्वेशन दे के। जानते हैं कि ये लागू करना चाहिए, ताकत हो तो करेंगे ना, ताकत ही नहीं है, करना चाहेंगे तो छोड़ेंगे जब ना। वो लोग कांग्रेस वाले कंडम होना चाहते हैं हमारे कुमार स्वामी जी को चीफ मिनिस्टर बिठा के, अगर हम वो पॉलिसी लागू हो गई तो वो लोग कंडम नहीं हो जाएंगे, सारा क्रेडिट कुमार स्वामी को नहीं जाएगा। तो ये जो सेक्युलर का जोड़ा ओढ़ के जो घूम रहे, वो पार्टियां क्या छोड़ के देते हैं ऐसे काम करने के लिए? बिल्कुल ही नहीं। तो फिर कुमार स्वामी पे इल्ज़ाम देना या जनता दल पे इल्ज़ाम देना, ये बेवकूफ़ी के इल्ज़ाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जो कि जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया कौमी सतह पर जो मोदी के इक़्तिदार में
मामलात हो रहे हैं और उसके साथ रियासत कर्नाटका में जेडीएस को वो आगे लाना चाह रहे हैं, न कि किंग मेकर बल्कि अपने बलबूते पर अपनी एक बड़ी तादाद से हुकूमत बनाने का वो मंसूबा रखते हैं। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।